एवरीवन, आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? इसके हिसाब से कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि दो बॉडीज़ जो है एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उतना ही दूसरी वाली बॉडी पहले वाली बॉडी पे फोर्स लगाती है। तो इसमें जो फोर्स होता है वो फोर्स इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है आर उसके इन्वर्स उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इट स्टेट दैट every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and is the inversely proportional to the square of distance between them। इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी जो होती है उन दोनों बॉडीज़ पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है जैसे ये आर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब जैसे ये वाली बॉडी है इसका मास है m1 और ये वाली बॉडी है इसका मास है m2, इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो यहाँ पर ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी तो उतना ही फोर्स ये वाली बॉडी इस पर लगाएगी। तो ये वाली बॉडी अगर इस पर फोर्स लगाती है तो इसको F12 दे देते हैं। F12 का मतलब फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगा रही है। इसी तरह से सेकंड वाली बॉडी पहले वाली बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो कितना हो जाएगा F21। तो ये इस तरह से ये क्या करते हैं एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो इस तरह से इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे F प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 के, मतलब इनके प्रोडक्ट के मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इनके बीच की डिस्टेंस के। ठीक है, जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर हमारे को मिलता है F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है g। ठीक है, ये क्यों हटाते हैं? ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर जो g होता है ये कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर g की जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। तो ये वैल्यू फिक्स रहती है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। तो लिखा हुआ है इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर का मतलब ये है कि मीडियम कोई सा भी हो, चाहे एयर है, चाहे वाटर है, चाहे स्पेस है, कैसा भी अगर नेचर है तो वहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। उसके अलावा दो बॉडीज़ की जो साइज़ है, जैसे स्पेरिकल है, किस तरह की बॉडी है, उस पर साइज ऑफ द बॉडी एज वेल एज द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडीज़, तो इस साइज़ पे और नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये जी का वैल्यू है। अब जैसे जी होता है, अब जी एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 है। अब ये वैल्यू बहुत छोटी होती है। 10⁻11 का मतलब है ये वैल्यू इतनी छोटी होती है कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी पहली वाली बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो भी वो एक दूसरे से इतने अफेक्ट नहीं होते। वो अफेक्ट इस वजह से नहीं होते क्योंकि जी की वैल्यू बहुत कम होती है और बहुत कम वैल्यू होने के कारण ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए हमें जब भी कोई बॉडी इस अर्थ पे जब भी इस दो बॉडीज़ होती है और दो बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्स लगाती है तो फोर्स फील नहीं हो पाता। तो इस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में था। आगे हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी, कि कैसे हम अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कैपिटल जी का वैल्यू कैसे डिफाइन किया जाएगा तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों मासेस है वो 1 kg के ले लेते हैं और डिस्टेंस 1 मीटर की ले लेते हैं। अब यहाँ से F बराबर अपने पास फॉर्मूला था m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ दोनों मासेस की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी और डिस्टेंस 1 है तो 1 का स्क्वायर पुट कर दिया। तो F किसके बराबर आ गया? जी के। इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल आ गया। तो अगर हम दोनों मासेस को 1 kg ले लें और डिस्टेंस 1 मीटर रख दें तो वहाँ पर जो जी का वैल्यू होता है
वो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर आ सकता है। ये एक आइडियल कंडीशन है। तो इस तरह से आप कैपिटल जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहलाता है कि दो बॉडीज जो होती है वो एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, तो वो फोर्स जो होता है उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा कि दोनों को समअप कर दिया, तो F बराबर जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर आया है। अब यहाँ से g जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर होती है। ठीक है, और ये जो होता है ये सभी जगह सेम रहता है, इसकी ये नेचर पे और साइज़ पे, बॉडीज़ के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, तो देखो तो आगे हम बात करते हैं तो इसके बाद में जी जो होता है कैपिटल जी तो जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये कहीं भी जाओगे इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो ये जी जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके अलावा ऐसा यूनिट हम जी की बात करेंगे तो वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2, और सीजीएस यूनिट क्या होती है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स ग्राम की पावर -2। तो जैसे इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, जैसे एफ बराबर अपने पास होता है जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ऐसे जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ये हो जाएगा जी का वैल्यू। ठीक है, अब फोर्स होता है न्यूटन, डिस्टेंस मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, दोनों मास केजी में है तो केजी की पावर 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी जी का वैल्यू। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2। तो इस तरह से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो डायमेंशन में जी इज इक्वल टू आपके पास आ गया एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो यहाँ से फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो m1 l1 t-2 होता है। डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा l2, दोनों मास है तो ये हो जाएगा m2। फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2, डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा l2 और दोनों मासेस है तो हो जाएगा m2। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये m1 है, l1 और 2 कितना हो गया 3, और ये t-2 अपॉन में m2। उसके बाद में इस m को ऊपर लेके जाएंगे तो ये m1 2 ऊपर जाएगा तो -2 l3 और t-2, जबकि बस में जाएगा m-1 l3 t-2। तो ये आपके पास कैपिटल जी की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, अब जी इसी जैसे यानी न्यूटन जो होता है वो ऐसा यूनिट है तो इसका हो जाएगा डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर और केजी की जगह ग्राम की पावर -2। तो इस तरह से हम कैपिटल जी के बारे में बात कर सकते हैं, उसकी यूनिट देख सकते हैं, उसकी डायमेंशन देख सकते हैं। मैंने क्या करा, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर लिया, फिर यहाँ से एफ को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा अपॉन में m1 m2 ले लिया, ये हो गया कैपिटल जी का वैल्यू। फिर यहाँ से फोर्स होता है न्यूटन, डिस्टेंस होता है मीटर, तो आर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, दोनों मास है केजी में तो केजी का स्क्वायर। तो इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2 आ गया। तो इसकी डायमेंशन ली तो एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 आ गया। फोर्स होता है m1 l1 t-2, डिस्टेंस होती है r यानी l2 और दोनों मासेस है तो क्या हो जाएगा m2। फिर मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास आया m-1 l3 और t-2। तो इस तरह से मैं इसकी यूनिट और डायमेंशन निकाल सकता हूँ। ये ध्यान रखना, जो कैपिटल जी होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, दैट इज दिस फोर्स एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलो ये मेरे पास जैसे ये अपने पास में ये दो बॉडीज थी, ये m1 है ये m2 है और ये इन दोनों का सेंटर है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लग रहा है।
चारों डायरेक्शन लग रहा है कि इधर भी नहीं, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, ऐसे नहीं होगा। ये दोनों की सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग है, उसके अकॉर्डिंग लग रहा है। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। अब जितना फोर्स ये बॉडी इस पर लगा रही है उतना ही फोर्स इस पर लगा रही है। तो देखो यहाँ पे F12 जो है और F21 है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, सेकंड क्या कहता है? इट इज दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये दो बॉडीज हैं, इनके बीच में एयर है, वाटर है, ग्लास है, कुछ भी है, ये सभी पे सेम लगेगा, उसमें जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तीसरा है इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जब भी हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करते हैं तो इस अर्थ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के अंदर होता है। अट्रैक्टिव का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फोर्थ है इट्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये बात सही है कि जितना ये फोर्स इस पर लगा रही है उतना ही ये फोर्स इस पर लगाएगा, तो दोनों क्या होते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। नेट फोर्स जो होता है जीरो होता है, मतलब ये दोनों फोर्स जो होता है मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर ये इस पर 5 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी इस पर 5 न्यूटन लगाएगी। ठीक है, तो इस तरह से F12 इज इक्वल्स टू माइनस में F21 इज इक्वल्स टू F होता है, तो F और माइनस का F ये हो जाएगा 0, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। इसके बाद बात करते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ हैवी बॉडीज़। हैवी बॉडीज़ का मतलब ये है कि जो भी बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, सन है और अर्थ है, उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ये जो फोर्स होता है ये दोनों मासेस के प्रोपोर्शनल होता है, तो वहाँ पे मासेस बहुत ज़्यादा हो जाती है उनके डिस्टेंस से कंपेरेटिव, इसलिए फोर्स की वैल्यू वहाँ पे फील होती है। लेकिन जो लाइटर बॉडीज़ होती है उनके लिए ये फोर्स बहुत वीक होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है, जो कि बहुत कम होती है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखा कि जो फोर्स होता है वो इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि जो जी होता है, जी के बारे में आया, तो जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg की पावर 2 है, और ये मीडियम पे और साइज़ पे इंडिपेंडेंट रहता है। अब यहाँ पे अगर M1 M2 को 1 ले ले और R को 1 ले ले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन G के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो G का जो यूनिट था वो न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg की पावर 2 है, और डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम की पावर 2 है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी डायमेंशन देखी M-1 L3 T-2। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर ये एक सेंट्रल फोर्स होता है, दोनों बॉडीज़ के सेंटर के लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग लगता है। ये फोर्स मीडियम पे इंडिपेंडेंट रहता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स रहता है और न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, और हैवी बॉडीज़ के लिए सिग्निफिकेंट रहता है। तो ये कुछ आज इंट्रोडक्शन था ग्रेविटेशन लॉ का। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बात करेंगे। थैंक यू।